गुड मॉर्निंग। आज हम गॉथिक कला के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रकार जियोतो के बारे में चर्चा करेंगे। जियोतो अथवा जायोतो। जियोतो के बारे में यह कहा जाता है कि अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करते समय वह उनके चित्र अंकित कर देता था। इसी मार्ग से जाते हुए सिमाबुए ने उसे देख लिया और उसकी प्रतिभा को पहचाना। सिमाबुए जियोतो के पिता की आज्ञा से उसे अपना शिष्य बनाकर फ्लोरेंस ले गया। यह सिमाबुए से अधिक कुशल था। सिमाबुए द्वारा स्वाभाविक आकृतियों के चित्रण की परंपरा को जियोतो ने और अधिक आगे बढ़ाया। इसने ईसा और मैडोना आदि की देवीय आकृतियों को मानवीयता प्रदान की व ईसाई कला में धर्म के स्थान पर कलाकार की व्यक्तिगत व मानवीय अनुभूति को प्रमुख माना। इस प्रकार कला में पहली बार कलाकार का व्यक्तित्व दिखाई दिया, जिसमें प्रत्येक कलाकार अपनी इच्छा अनुसार विषय व शैली में चित्रण कर सकता था। जियोतो की शैली यथार्थवादी थी। असीसी के उपासना गृह में कार्य करते समय सिमाबुए ने उसे एक भित्ति पर संत फ्रांसिस का जीवन चित्रित करने को कहा। वहां उसने जिस शैली में कार्य किया उससे उसे रिस्किन के शब्दों में परंपरा, आदर्शवाद तथा औपचारिक नियमबद्धता को छोड़कर प्रकृतिवादी साहसी कलाकार कहा गया है। उसने रोम में भी कार्य किया और बिवेलिंग ऑफ सेंट फ्रांसिस तथा हेरोड्स बर्थडे फीस्ट नामक चित्र अंकित किए, किंतु उसके सर्वश्रेष्ठ चित्र पादुआ के एरिना चैपल की भित्तियों पर अंकित हैं। 1306 ईस्वी में महाकवि दांते पादुआ में जियोतो का अतिथि था और उसने विषयों के चुनाव में जियोतो की सहायता की थी। एरिना चैपल में संत जोशिम, संत अन्ना, कुमारी मरियम तथा ईसा के जीवन चरित्रों का अंकन जियोतो ने किया था। संभवतः ये चित्र 1306 अथवा 1309 ईस्वी में पूर्ण हुए। इन चित्रों में अंकित आकृतियों में अधिकाधिक घनत्व, स्वाभाविकता, भाव प्रवणता एवं नाटकीयता के दर्शन होते हैं। 1320 ईस्वी के लगभग फ्लोरेंस के संत क्रोचे नामक स्थान के 4 कक्षों को चित्रालंकृत करने के हेतु जियोतो को आमंत्रित किया गया। इसमें से संत फ्रांसिस, संत जॉन द बैप्टिस्ट, संत जॉन इवेंजलिस्ट तथा स्वर्गारोहण के चित्र ही 3 कक्षों में शेष हैं। इनमें गॉथिक मूर्ति कला का किंचित प्रभाव दृष्टव्य है। 1329 से 33 ईस्वी के मध्य जियोतो ने नेपल्स में भी कार्य किया था, किंतु अब उसमें से कुछ भी शेष नहीं है। सिमाबुए की आकृतियों में एक प्रकार की जीवन शून्यता थी और सुनहरी रंग के अत्यधिक प्रयोग के कारण रंग योजना बहुत भारी थी। वे रूढ़ काष्ठ प्रतिमाओं जैसी लगती थी। जियोतो की आकृतियां व्यक्तिगत विशेषताओं एवं मानवीय भावना से परिपूर्ण, संयोजन अधिक यथार्थ तथा नाटकीय उत्साह से परिपूर्ण है। जियोतो की रंग योजनाएं सिमाबुए से अधिक समृद्ध हैं। उनमें हल्केपन तथा उल्लास की ओर झुकाव है तथा चित्रण में प्रकृति की अधिकाधिक अनुकृति का प्रयत्न है। 14वीं शती के आरंभ में तत्कालीन कला की स्थिति के अनुसार वह अपने समय के शक्तिशाली इटालियन मस्तिष्क और हाथ वाला कलाकार था। आलोचकों का मत है कि गडरिया होते हुए भी उसके द्वारा किया गया भीड़ों का अंकन आधुनिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। जियोतो द्वारा अंकित भवनों तथा वृक्षों की आकृतियां यथार्थ के निकट होती हुई भी बहुत छोटे आकारों में हैं। वे मानवाकृतियों के अनुसार न सही परिप्रेक्ष्य में है और न सही अनुपातों में हैं। पर्वत नंगे और चट्टानी हैं, वृक्षों में गिनी चुनी पत्तियां हैं। फिर भी उसने जो प्रयोग किए थे वे उस समय सर्वथा नवीन थे। दैवीय भाव युक्त शांत आकृतियों के स्थान पर मानवीय भावों से परिपूर्ण कार्यकलापों को प्रस्तुत करने वाला वह प्रथम गॉथिक कलाकार था।
अपने युग में उसका यह यथार्थवाद लोगों को विस्मयकारी लगा था। इसी से बोसैच्चियो ने कहा था कि प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे जियोतो चित्रित न कर सकता हो, वह भी ऐसा कि उसमें केवल सादृश्य ही न हो बल्कि वह चित्र न लगकर वास्तविक वस्तु ही प्रतीत हो। जियोतो वास्तुकार भी था। 1334 ईस्वी में उसे कैथेड्रल के निर्माण का प्रधान वास्तुशिल्पी बना दिया गया था। फ्लोरेंस में इसने 2 भवन आरंभ किए थे, कैथेड्रल का पश्चिमी पूर्व भाग तथा निकट स्थित टावर। यह टावर आज भी सुरक्षित है। 8 जनवरी 1337 को जियोतो की मृत्यु हुई। फ्लोरेंस के महान कलाकारों में जियोतो प्रथम था। उसे तथा उसके शिक्षक सिमाबुए दोनों आधुनिक कला के जन्मदाता कहे जाते हैं। इनके प्रयत्नों से बाइजेंटाइन कला की कठोरता समाप्त हुई और स्वाभाविकता का समावेश हुआ। वस्तुओं में ठोसपन और घनत्व आया। जियोतो द्वारा अंकित अनेक पैनल चित्र विश्व के कई संग्रहालयों जैसे फ्लोरेंस, म्यूनिख, पेरिस, बुलोना, लंदन तथा वॉशिंगटन आदि में सुरक्षित हैं। कुछ चित्रों में उसके सहायकों ने भी कार्य किया है। उफिजी की मैडोना, बर्लिन की कुमारी तथा फ्लोरेंस का ईसा की सूली के चित्र उसी की कृतियां हैं। अनेक परवर्ती कलाकारों ने उससे प्रेरणा ली। यहाँ तक कि बोसैच्चियो तथा मिकेल एंजेलो तक भी इसकी कला से प्रभावित हुए। कला के प्रशंसकों तथा आलोचकों ने उसकी बहुत सराहना की है। 15वीं शती की कला संरक्षक मेडिसी लोरेंजो ने जियोतो की समाधि पर निम्न पंक्तियां लिखवाई थी। देखो, मैं वह हूँ जिसके दाहिने हाथ से सब कुछ संभव था, जिसके द्वारा मृत कला को नया जीवन मिला। कला और प्रकृति एकाकार हो गए क्योंकि मैं जियोतो हूँ। श्री रॉबर्ट गोल्डवाटर का कथन है कि जियोतो ने चित्रकला को यूनानी परंपराओं से हटाकर लैटिन स्वरूप प्रदान किया और उसे आधुनिक ढंग से प्रस्तुत किया। उसने पहले के सभी आचार्यों से अधिक दक्षता प्राप्त की। जियोतो का एक प्रमुख शिष्य गैड्डी था। फ्लोरेंस की कला पर सिमाबुए तथा जियोतो का बहुत प्रभाव पड़ा और अनेक कलाकारों ने इनका अनुकरण किया। सिमाबुए ने जिस परंपरा को प्रारंभ किया उसका पूर्ण विकास जियोतो ने किया। इटली की पुनरुत्थानकालीन चित्रकला के इतिहास में जियोतो की देन बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके समय से ही कला स्वतंत्र होने लगी। कुछ विद्वान सिमाबुए के स्थान पर जियोतो को भी आधुनिक कला का जन्मदाता कहते हैं। यह 1300 से 1337 ईस्वी के मध्य क्रियाशील रहा। यह श्रेष्ठ चित्रकार के साथ ही अच्छा मूर्तिकार, वास्तुकार व नक्काशीकार भी था। इसने आभूषणों पर नक्काशी करके उत्तम कलात्मक उदाहरण प्रस्तुत किए। धर्म व कला के 2 विपरीत किनारों को मिलाने का प्रयास इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। जियोतो की शैली के विकास के 3 चरण दृष्टिगत होते हैं। प्रारंभिक व उदय काल, जिसमें असीसी के गिरजाघर के चित्र आते हैं। यथार्थ चित्रण प्रमुख उद्देश्य बना। वे चाक्षुष जगत का गहन अध्ययन कर चित्रण किया। पादुआ व फ्लोरेंस के भित्ति चित्र इसी समय के हैं। जीवन के अंतिम वर्षों की शैली, जिसमें इसने प्रचलित विषयों को ही संयोजन की एकबद्धता पर अधिक ध्यान देकर चित्रित किया। जियोतो की शैली का समकालीन इटली के कलाकारों पर बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी कला की पुनर्जागरण काल में महत्वपूर्ण भूमिका रही जो अविस्मरणीय रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय गॉथिक शैली, यह शैली सर्वाधिक लोकप्रिय शैली थी जो स्थापत्य के साथ फ्रांस से शीघ्र ही यूरोप में फैलकर अंतर्राष्ट्रीय शैली बन गई। लोकप्रियता, सार्वभौमिकता व धर्मनिरपेक्ष स्वरूप गॉथिक कला की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अंतर्राष्ट्रीय शब्द से यह नहीं समझना चाहिए कि सभी स्थानों की कला बिल्कुल एक समान थी। इसका केवल यही तात्पर्य है कि एक सा दृष्टिकोण सभी स्थानों पर विकसित हो रहा था तथा कुछ सामान्य विशेषताएं समस्त कलाकृतियों में दिखाई देने लगी थी। उदाहरण स्वरूप
पेरिस, प्राग तथा मिलन, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया तथा इटली की कलाकृतियों में सुरुचि, अदब कायदा, अनुत्तेजक मुद्राएं तथा अलंकृत परिधान मिलते हैं। इनकी एक वर्णनात्मक शैली थी और वस्त्रों को अत्यधिक कीमती तथा फैशनेबल बनाया जाता था। कलाकार विवरणात्मक अलंकरण के प्रति बहुत सजग थे और पशु पक्षी अथवा पुष्पों को भी पर्याप्त विवरणों के साथ अंकित करते थे। स्पष्ट है कि इस प्रकार की शैली का विकास संरक्षकों की रुचि के अनुकूल ही हुआ था, किंतु इसके हेतु यह भी आवश्यक था कि संरक्षक सम्राट कला के प्रति अपना उत्साह प्रदर्शित करते। बोहीमिया तथा फ्रांस के सम्राट ऐसे ही थे। प्राग आदि में किंचित सुकुमार आकृतियों का अंकन हुआ, जिसके कारण वहाँ की शैली कोमल कहलाई। इस शैली का राइन नदी के तटवर्ती देशों में अच्छा प्रसार हुआ। मिलन तथा फ्लोरेंस में भी इस शैली के अनुकर्ता हुए, जिनमें लोरेंजो मोनेको एवं जेंटाइल द फेब्रियानो प्रमुख हैं। फ्लोरेंस वासी शिल्पी लोरेंजो घिबर्ती भी इस शैली का प्रशंसक था। घिबर्ती की आकृतियां सुंदर, मूल्यवान वस्त्राभूषण धारण किए हुए एक आकर्षक मुद्राओं में बनी हैं। गौथिक कला की चरम परिणति पुनरुत्थान में हुई, जिसका प्रधान केंद्र इटली में ही था, किंतु जिसका प्रभाव यूरोप के सभी देशों में पहुंचा। गौथिक कला से संबंधित हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी समय समय पर मैं इस प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।